गुड इवनिंग ऑल। देखिए सीडीपी का फोर्थ वीडियो है आज ही की डेट में। और इसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं कि जो थोड़ा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हुए हों। ठीक है, फैक्चुअल थ्योरीज वगैरह को इसमें नहीं लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक छात्र के लिए क्या होता है। ठीक है, टीचर टू स्टूडेंट इज़, पिता की स्थिति में होता है। मतलब कि हम कहते हैं ना कि जो टीचर है वो क्या है, बच्चे का अभिभावक भी होता है। तो अभिभावक में माता पिता जो भी उसके पाल्य होते हैं सब आ जाते हैं। ठीक है, और फिर हम ये भी कहते हैं कि जो टीचर है वो बच्चे का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होता है। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड एंड वेल विशर भी आपका आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यालय से छात्रों के भागने का क्या कारण होता है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में या फिर क्लास में रहना ही पसंद नहीं करते हैं। कुछ स्टूडेंट तो स्कूल में ही रहना पसंद नहीं करते हैं, जितना छुट्टी मिल जाए उतना बढ़िया। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर मैथ्स की क्लास हो, साइंस की हो, इंग्लिश की हो, उसमें थोड़ा सा निष्क्रिय रूप में रहते हैं, उनके पैसिव मोड में रहते हैं, उनको पसंद नहीं आता। ठीक है, तो क्या रीज़न हो सकता है इसका, ये पूछा गया है। याद ये रखना है कि रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमको वो रीज़न पिक करना है जिसमें कहीं ना कहीं टीचर का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और वो आपके संबंध में प्रश्न पूछ रहा है। तो रुचिकर कक्षा का शिक्षण ना होना, रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना, लैक ऑफ इंटरेस्टिंग क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, बिल्कुल टीचर पर ही डिपेंड करता है कि क्लासरूम टीचिंग कैसी होगी। छात्रों का शिक्षा में रुचि ना लेना, ये तो हम मान ही नहीं सकते कि जो बच्चा स्कूल में आ रहा है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, है ना। वो तो स्कूल आ ही इसलिए रहा है कि उसको पढ़ना है। छात्रों को दंड ना देना, देखिए आप लोग जानती हैं कि 2009 से, माने कि जब हमारा आरटी एक्ट आया है तब से बच्चों को पनिशमेंट देना ऑलमोस्ट बैन हो चुका है। ठीक है, तो ये तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दंड तो हमको वैसे भी देना नहीं है। अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना। ठीक है, तो फिलहाल इसमें अध्यापक से जुड़े हुए दो ऑप्शन हैं, ए और डी। तो इसका आंसर ए और डी में से एक ही होगा। राइट, अब इन दोनों में से जो बेस्ट आंसर है वो हो जाता है आपका रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना। क्योंकि अगर टीचर खुद से किसी भी प्रॉब्लम के लिए, टीचिंग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है, उदासीन है ना, तो वो पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, और इंटरेस्ट ही नहीं लेगा पढ़ाने में तो टीचिंग तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती ना। ठीक, चलिए। कक्षा में तिरस्कृत बालक, यानी कि ऐसा बच्चा जो बार बार परेशान करता है, जिसको आप लोग डांटते रहते हैं, या फिर जिसमें कुछ डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसका व्यवहार कैसा होगा। ठीक, तो क्रोधपूर्ण होगा, बिल्कुल, है ना। ज़रा ज़रा सी बात में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा ये बच्चों में होता ही है। उत्साहित तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने क्या किया, उसको रिजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, या फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं साथ के, उसके उन्होंने उसको रिजेक्ट किया हुआ, आइसोलेट किया हुआ है। उत्साहित तो नहीं हो सकता वो। नकारात्मक, बिल्कुल नकारात्मक होगा, भगौड़े जैसा भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्रोधपूर्ण यानी कि फ्यूरियस, ये एक फ्यूरियस मतलब तो होता है डर, कि क्रोधपूर्ण लिख दिया इसने, थोड़ा हिंदी इंग्लिश का ऐसे ही रहता है इसमें, तो इसीलिए आप लोग अंग्रेज़ी में ज़रूर देखिएगा। तो क्रोधपूर्ण यानी कि फ्यूरियस, यानी कि डर 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 से बैठा होता है क्लास के अंदर, या फिर नेगेटिव। तो नेगेटिव के अंदर आपका ये सभी कुछ आता है, नेगेटिव इमोशंस सारे आ जाएंगे उसके अंदर। वो फिर आपका वो फियर, एंगर, ठीक है, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो नेगेटिव इन्वायरमेंट इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नए नए अध्यापक, जब भी कोई नया अपॉइंटमेंट होता है टीचर का, आप ही लोग देखिए, अगर आप में से कोई ऐसा है जो प्राइवेट में पढ़ा रहा हो, तो शुरुआत में जब आप पढ़ाने जाते होंगे तो आप में क्या कमी रही होगी। आप एक अच्छे स्कॉलर ज़रूर रहे होंगे, अपने सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया नॉलेज रहा होगा आपको। ठीक है, तो विषय के ज्ञान की कमी तो हम कह ही नहीं सकते। अगर विषय ज्ञान की कमी हो तो टीचर का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसी को वो टैकल नहीं कर पाएगा, उसी को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, सी वाला इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लड़कों के साथ कठोर व्यवहार का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर तो जेंडर बायसनेस दिखा दे रहा है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब दो ऑप्शन इसके बनते हैं। पहला है अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी, और दूसरा है आपका बोलने की योग्यता की कमी। ठीक है, लैक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक, कि मतलब बहुत ईजिली वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता लोगों से, ये भी इसका एक ऑप्शन हो सकता है। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो अब आप लोगों को तय करना है इसमें से, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है। अपने अनुभव को देखिए, जब आप नए नए टीचर बने थे तो आप में क्या कमी थी। ठीक, कि आप में
बोलने की योग्यता की कमी थी। जब हम देखिए, कम्युनिकेशन स्किल अगर हमारा वीक होता है तो हम इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो इट मीन्स कि कम्युनिकेशन स्किल ही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो यही इसका मेजर रीज़न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अध्यापक को क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय देना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग ने बीएड के दौरान देखा होगा कि जब भी आप टीचिंग करने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि लेसन प्लानिंग में पहले आप प्रीवियस क्वेश्चंस पूछिए बच्चे से, है ना, पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाइए उसका, या कोई कहानी सुना करके अपने पाठ का आरंभ कीजिए। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना होता है, एक भूमिका ज़रूर बनानी होती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। अपनी भाषा में दक्ष, बिल्कुल, आप जितना प्रोफिशिएंस होंगे अपनी लैंग्वेज में उतना ही बेहतर आप डिलीवर कर पाएंगे अब लेक्चर को। आप जानते हैं ना, अगर माना कोई बच्चा, आप ही हैं, आप हिंदी बहुत अच्छा जानते हैं, तो किसी टॉपिक को, किसी विषय को या अपनी किसी बात को आप हिंदी भाषा में सामने अच्छे से रख लेते हैं। बट अब आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी में रखो, तो क्योंकि आपको अंग्रेजी का उतना बढ़िया नॉलेज नहीं है, आपको डर है कि आप कोई शब्द ना भूल जाएं, बोलने में कोई हिचकिचाहट आपको है, तो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज जो है, आपका नॉलेज, आपका लैंग्वेज का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने विषय में निपुण होना तो 100% ज़रूरी है। तो ये उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाते हैं। ठीक है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना हो रहा हो, उसे क्या चाहिए। अब आप ही हैं, आप टीचर हैं, आप बच्चे को अपनी टीचिंग की ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या रीज़न रहेगा उसका कि आपका टीचिंग मेथड सही नहीं है। दैट्स इट, ख़त्म। अब कोई ऐसा थोड़ी कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, बहुत गुड लुकिंग बन के जाएंगे तो बच्चा आपको देखेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। आपको टीचिंग के लिए अट्रैक्ट करना है उसको, अपनी पर्सनैलिटी में अट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, तो वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन कर उसमें सुधार करे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अपने पद से त्यागपत्र दे देना, कौन देगा भाई, बड़ी मुश्किल से नौकरियां लगती हैं, है ना, तो कौन त्यागपत्र देगा। और ये वैसे भी एक नेगेटिव क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी हमारे ऑप्शन में आंसर नहीं होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, अपने शिष्यों की गलती ढूंढें। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहाँ कहावत हो रही है यहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। वह डायरेक्ट डिक्टेशन देना आरंभ कर देगा, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करने में सुधार लाए। देखिए, सारे ही प्रश्न जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेवेंट हैं। अब मैं इसलिए इन क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि देखिए, थ्योरी किसने दी है, उसमें क्या कहा गया है, ये तो आप रट लेंगे, चल जाएगा। बट ऐसे प्रश्न जब आते हैं जहाँ पर दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन पिक करना है, इसके लिए इस तरह की प्रैक्टिस हमें ज़रूरी होती है। ठीक है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही, ठीक है, होता है कई बार ऐसा, आपने देखा होगा, स्पेशली जो सीनियर क्लासेस होती हैं वहाँ पर बच्चे टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा टीज़ करते हैं, मतलब चिढ़ाते हैं या फिर कुछ, है ना। ये जो टीचर रहे हैं या जो स्टूडेंट रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने भी टीचर्स को परेशान करते हुए देखा होगा अपने साथियों को। तो क्या करना है, प्रधानाचार्य को सूचित करना है। टीचर प्रिंसिपल की बात अगर की कंप्लेन कर देगा, ठीक है, मुझे परेशान कर रहा है, इसको रेस्टिकेट करो। ओके, उनके अभिभावकों को सूचित करना है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो ऑप्शन है इसका आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इन ऑप्शंस के थ्रू आप अपनी कमी को दूर नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, किसी और के सहारे से बच्चों को दंड देने का प्रयास कर रहे हैं। अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। बिल्कुल, आपने कई बार देखा भी होगा, टीचर तो बहुत दूर की बात है, ये एज ए ह्यूमन बीइंग भी कहा जाता है कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, तो आप बिल्कुल शांत रहिए, आप उसको रिस्पॉन्स ही ना दीजिए। ठीक है, कई सारे मोटिवेशनल स्पीचेस में आपने महात्मा बुद्ध की एक कहानी भी सुनी होगी, जहाँ पर एक व्यक्ति आता है महात्मा बुद्ध के पास, और महात्मा बुद्ध ध्यान में मग्न होते हैं, और भरी सभा में महात्मा बुद्ध के पास जाकर के उनके मुंह पर थूक के चला जाता है। फिर अगले दिन वो दोबारा आता है और फिर से महात्मा बुद्ध के मुंह पे थूक के चला जाता है। महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत चित्त से रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। इवन दो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य होते हैं उनको गुस्सा आता है, महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि वो डेली आपका अपमान कर रहा है इस तरह से, और आप शांत हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध तब भी कोई उत्तर नहीं देते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो आदमी आकर के महात्मा बुद्ध के चरणों पे गिर करके रोता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मेरे इस कृत्य से महात्मा बुद्ध को पश्चाताप हो, उनको गुस्सा आए, एंड ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये कहानियाँ आप लोगों के लिए तो नहीं है, इसको स्किप कर दीजिएगा आप। ठीक है, हमारे साथ भी होता है, आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं होता है या फिर किसी को आपने पनिशमेंट देना होता है, आप उसको थप्पड़ मारते हैं लेकिन वो हंस जाए, तो क्या होगा उससे,
आपका वो थप्पड़ मारने का जो टेक्निक था वो ख़राब हो गया ना। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, बच्चे अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आपने अपना जो बिहेवियर है ना, उसको थोड़ा चेंज करना है, चेंज इन सेंस की पॉजिटिव वे में, राइट। ठीक है, वही महात्मा गांधी की तरह कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो सकता है सी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा, अभी डी पे भी जाते हैं हम। इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान, ये तो भी गलत हो गया, ये तो मतलब उनका बदला लेना जैसी हो गई, मतलब है ना, वहाँ बच्चों की गैंग और यहाँ टीचर की गैंग, ठीक। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है, अच्छा ठीक है, अब आपकी क्लास है, आप पढ़ा रहे हैं, अचानक से कोई बच्चा बेहोश हो गया, बीमार हो गया, क्या करेंगे आप सबसे पहले उसे जो भी आपकी बेस्ट नॉलेज में ट्रीटमेंट होगा वो देने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है, खुद से बताइए, ठीक है। जैसे आपको लगता है कोई बच्चा हेड डाउन करके सोया है, तो आप उसको खड़ा करके उसको बोलते भाई क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो आप उसको मेडिसिन दे देते हैं। फर्स्ट एड हर क्लासरूम में या फिर क्लासरूम के आसपास होता ही है, तो फर्स्ट एड ही हम देंगे, तो इसका एक ऑप्शन हो जाता है आपका फर्स्ट एड वाला। अब देखते चलिए इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं। प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर दौड़ेंगे, नहीं। किसी भी स्थिति में, चाहे आप टीचर हैं चाहे आप कहीं पर भी हैं, ये राय दी जाती है मेडिकल साइंस की तरफ से कि आपको फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए और आप फर्स्ट प्रेफरेंस में बच्चे को फर्स्ट एड देंगे, ठीक है। तो बच्चे के माता पिता को सूचित करने तक तो बहुत देर हो जाएगी, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे तथा किसी नज़दीक के या निकट के डॉक्टर के संपर्क करेंगे, ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी फर्स्ट एड वाला ऑप्शन आता है वो ऐसे केस में हमेशा सही रहेगा। छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक, ठीक है, स्टूडेंट विल टेक इंटरेस्ट इन द लेसन इफ़ द टीचर, उनके साथ मित्रता का व्यवहार करे, बिल्कुल ज़रूरी है। उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे, ये भी ठीक है। वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ाए, बिल्कुल ये भी ठीक है। उन्हें बताए कि यह सीखने के लिए आवश्यक है। देखिए जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, ठीक है। मैं दोनों बोलूँगा तो लंबा वीडियो हो जाता है कुछ, ठीक है। स्टूडेंट विल टेक इंटरेस्ट इन द लेसन इफ़ द टीचर बिहेव्स विद देम in a friendly manner, gives them knowledge that they need, teach through video programs and told them it is necessary for learning। चारों में से तीन ऑप्शन सही हैं, है ना, चौथा भी ठीक है ऑलमोस्ट, बट इन में से बेस्ट कौन सा होगा। तो आप समझिए कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए, ठीक है, आप सोचिए कि चार टीचर आपके सामने हैं और आपको मैथ्स का डाउट पूछना है, ठीक है। हिस्ट्री का टीचर भी बहुत बढ़िया है, आपके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप में है, आपको आपके सारे डाउट्स को दूर करता है, आपको वीडियो कार्यक्रम से पढ़ाता है, लेकिन आपको तो डाउट कौन सा क्लियर करना है, मैथ्स का, तो आप मैथ्स टीचर के पास जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, क्लासरूम के अंदर बच्चे को जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है आप वही देंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। वो नॉलेज की ज़रूरत क्या है, किस ज्ञान की आवश्यकता है, ये आप लोग सब पढ़े होते हैं बीएड में अपने, ठीक है। जैसे बच्चे का मेंटल लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें नॉलेज देना है, बच्चे का सोशल बैकग्राउंड क्या है उसके अकॉर्डिंग नॉलेज देना है, बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बच्चे का इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज देना है। तो ये इसका ऑप्शन जो है आपका बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर ना आए तो उसे क्या करना चाहिए, बताइए। What a teacher should do when he does not know the correct answer of the question। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया बच्चे ने आउट ऑफ द बॉक्स की जो आपको आता ही नहीं है, अब आप क्या करेंगे, भिड़ाएंगे उसको, नहीं बिल्कुल नहीं भिड़ाएंगे ना, कोई भी अस्पष्ट उत्तर दे करके, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी अस्पष्ट उत्तर दे करके आप बच्चे को मिसगाइड तो नहीं करेंगे कम से कम। और प्रेजेंट टाइम पे आप देखिएगा यूट्यूब चैनल में ऑलमोस्ट यही चीज़ें होती हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूँ आप पहले बुक्स से या किसी सही मेंटोर से कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद आप यूट्यूब चैनल की तरफ जाइए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि 5 या 10% भी अगर आपने गलत पढ़ लिया तो वही गलत आप सही समझ करके अपने मार्क्स कम कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो जो एक्सपर्ट है उसी से आप पढ़े, या फिर जो एक्सपर्ट आपको पढ़ा रहा है और वो अंदाज़ा आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन वो तब आएगा जब आपको नॉलेज हो उस टॉपिक का, ठीक है। तो अस्पष्ट उत्तर तो नहीं देना है, ये तो टीचिंग एथिक्स के भी अगेंस्ट होता है। अगर आप टीचर हैं और आपको माना किसी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है और अब वो ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं बच्चे को गलत तरीके से, सीख करके सही नॉलेज दे रहे हैं तो अच्छी बात है, गलत पढ़ा दे रहे हैं तो वो सही नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये तो इसका बिल्कुल आंसर नहीं होगा। फिर आते हैं आप, विद्यार्थी को बोल देना चाहिए कि ऐसे प्रश्न ना पूछें, ये कोई बात हुई, ठीक।
बच्चे के मन में क्यूरोसिटी है, और आपने बीएड में पढ़ा भी होता है, बच्चे की क्यूरोसिटी को फुलफिल करना ही टीचर का क्या होता है बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी होती है, दायित्व होता है उसका। तो और आप ये कह देंगे कि भाई ये प्रश्न मत पूछो, ऐसा थोड़ी होता है, आपको उसका आंसर देना ही है। विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑलमोस्ट ठीक है कि आपको नहीं पता उसका उत्तर क्या है, तो आप बच्चे से कहें कि बेटा कोई बात नहीं, कल मुझसे ये क्वेश्चन पूछना, या फिर क्लासेस खत्म हो जाए, 0 पीरियड में आकर के मुझसे पूछना, तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। ये एक बेटर आंसर है। विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वे पुस्तकालय जाकर के नहीं, आपसे प्रश्न पूछा है, आप बच्चे को पुस्तकालय भेजेंगे, ये भी एक प्रकार से सही उत्तर नहीं है, मतलब सही ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि क्लास में आपको कोई क्वेश्चन ना आए, तो उस स्थिति में आपने बच्चों को ये कहना है कि बाद में प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा, और अगले दिन तैयार होकर के जाना है उस प्रश्न के उत्तर के साथ, स्पेशली एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ होता है, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स क्या होता है, विद्यार्थी को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव, बिल्कुल। नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया गया दंड, पनिशमेंट गिवन टू द स्टूडेंट आफ्टर मोरल ऑफेंस। देखो पनिशमेंट तो मैंने बताया आपको कि बैन है, तो जहाँ भी पनिशमेंट से रिलेवेंट कोई आंसर आएगा तो उसको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा, बिल्कुल। तो ए और सी जो है इनके परफेक्ट आंसर हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, राइट। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोगी होता है बताओ, दिस इज यूजफुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी इन टीचिंग। किसके माध्यम से आप तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं, देखो इसमें हम टेबल भी यूज़ करते हैं, ग्राफ भी यूज़ करते हैं, मैप भी, डायग्राम सब यूज़ करते हैं, बट एट लास्ट हम जब हमारे पास ग्राफ होता है तो उससे हम इजीली, तुलनात्मक अध्ययन तो सबसे ही होता है ना, लेकिन ग्राफ के माध्यम से हम थोड़ा सा तुलना अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप में से कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह देखता हो, तो क्रिकेट मैच वगैरह अगर देखते हैं तो आप देखते होंगे ना कि पहली टीम ने जो स्कोर किया है और दूसरी टीम जो स्कोर कर रही है, उनके बीच में एक लाइन ग्राफ दिखाई दिया जाता है आपको, है ना, या फिर स्कोर का बार ग्राफ दिखा दिया जाता है। तो ग्राफ के माध्यम से आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्राफ इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है, ओके। जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि क्या है, भाई साफ सी बात है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। रोल प्ले मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर हर बच्चे को कोई ना कोई रोल प्ले करना ही होता है, और जब आप रोल प्ले कर रहे हैं तो इट मीन्स आप एक्शन में हैं। तो यही आपका एक मेथड है जिसमें कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद दूरदर्शन शिक्षण का गुण क्या है भाई, जो दूरदर्शन आप देखते हैं ना, उसमें कई सारे ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें क्या होता है जनरली, कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षक दोनों के दृष्टिकोण को विशालता मिलती है, बिल्कुल मिलती है भाई। टीचर है, स्टूडेंट है, दोनों ही अगर उसको देखेंगे तो टीचर को भी अपने जो पढ़ाने के तरीके हैं या अपना जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ अलग से सीखने को मिल जाएगा, बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा। छात्र नवीनतम विचार, बिल्कुल कुछ नयापन उसमें होगा, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं या इंक्लूड की जाती हैं जो कि एट्रैक्टिव हों, ताकि सब लोग उसको देखें। दो ऑप्शन बिल्कुल सही हो गए हैं इसके। तो दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये इसमें ऑप्शन डी सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन ऊपर के बिल्कुल परफेक्ट हैं। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, ठीक है, बेस्ट टीचिंग सिस्टम इज़ दैट वेयर प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, प्रश्न और उत्तर तो शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग कहे जाते हैं, ठीक है, अनडाउटेडली। फिर है आपका अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। अध्यापक तो हमेशा पूछता है, ट्रेडिशनल मेथड हो गया, इसमें तो कुछ नयापन नहीं है ना। छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाएं, ये एक सही इसका उत्तर हो सकता है कि बच्चा खुद आ रहा है आपके पास डाउट लेकर के, ऐसा बहुत कम देखा जाता है ना, और जब बच्चा डाउट लेकर आना शुरू कर दे आपके पास, तो समझिए कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं। अध्यापक छात्र दोनों प्रश्न पूछे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आते हैं शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो भाई टीचिंग, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन द टीचिंग प्रोफेशन। तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की प्रॉस्पेरिटी हेल्पफुल तो है टीचिंग में, लेकिन प्राइमरी नहीं है, ठीक। प्रोफिशेंसी ऑफ टीचर, बिल्कुल,
टीचर तो जहाँ पर है वो तो आपके लिए पहला ही ऑप्शन रहेगा। ठीक, शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता ठीक है होनी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि जिसकी शैक्षणिक योग्यता बहुत ज़्यादा है वो बहुत ही अच्छा टीचर बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं बहुत अच्छे स्कॉलर होते हैं, बट वो अपने नॉलेज को आगे डिलीवर नहीं कर पाते अच्छे से। और कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे स्कॉलर होते तो हैं, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रहते हैं, यानी कि कहीं की एवरेज होते हैं, बट वो अपनी जो नॉलेज होती है उसको अच्छा डिलीवर कर देते हैं। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। प्राचार्य का सहयोग बिल्कुल नहीं, तो क्योंकि प्राचार्य से क्या करना है शिक्षक को ना, तो शिक्षक की कुशलता हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए? तो अब क्या करें इसमें बताइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आता हूँ मैं इसमें आपका कि एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस। देखो प्रतिष्ठा और अधिकार क्या करना है उसका, है ना, वो पढ़ाने के लिए थोड़ी चाहिए। वरिष्ठता और अनुभव, भाई आप बहुत सीनियर है, आपके पास अनुभव है, बिल्कुल आप अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन जो नया बंदा आएगा उसके पास क्या होगा, नवाचार होगा, इनोवेशंस होंगी, नए नए मेथड्स का नॉलेज होगा, अपडेट होगा, वो तो और बेटर कर सकता है ना। योग्यताएं और अध्यापन डिग्रियां, मैंने अभी भी बोला कि योग्यता अध्यापन डिग्री का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास पढ़ाने का एक स्किल नहीं है तो। ठीक, विशेषज्ञता एवं अनुभव, तो एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस ये सही रहेगा। विशेषज्ञता काय के लिए, उस विषय में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए और उस विषय को पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। ये इन तीनों में, चारों में सही आंसर है। ठीक है, यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं, ये देखो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपका आ गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन कहते हैं इसको। सिलोजिज्म एक टॉपिक आता है रीजनिंग में, वहाँ से प्रश्न पूछा आता है, जहाँ पर इस तरह की 4 स्टेटमेंट होते हैं, उनको हम थोड़ा सा रेलिवेट करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा वेन डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। माना कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, यानी कि इसके अंदर सारे स्टूडेंट हैं, सब बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो ये बोल देंगे हम ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू पूछ रहा है, वो ट्रू नहीं पूछ रहा है, ये भी मिस्टेक कई बार होती है। हाँ, ये ज़रा देखें आप। तो नो स्टूडेंट इंटेलिजेंस, अरे भाई ये तो बोल रहा है कि सभी इंटेलिजेंट है, तो आप कैसे कह सकते हो नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट? बिल्कुल गलत हो जाएगा। सम स्टूडेंट्स आर, बिल्कुल, जब सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो उनमें से कुछ अगर आप पकड़ लो, माना कि 100 बच्चे हैं, 100 के 100 इंटेलिजेंट हैं, आपने रैंडमली 10 स्टूडेंट उसमें से ले लिए, तो 10 भी तो इंटेलिजेंट होंगे ही होंगे ना, तो 10, ठीक है, आर अ पार्ट ऑफ 100, तो सम स्टूडेंट आर डेफिनेटली इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट आर नॉट। अब वही बात, 100 में से आपने 10 बच्चे पकड़े, ठीक है, ये 100 बच्चे क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपने 10 पकड़े बच्चे पकड़े, ये इंटेलिजेंट होंगे ही होंगे, समार में आ गया आपका। तो क्या जो बचे हुए 90 हैं वो उनमें से कोई ऐसा हो सकता है जो इंटेलिजेंट ना हो? नहीं, क्योंकि ये सबके सब इंटेलिजेंट हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर तो आंसर में आपका क्योंकि हमको वो बच्चे लेने हैं जो, सॉरी, वो स्टेटमेंट लेना है कि जो ट्रू ना हो, तो पहला और तीसरा जो है वो ट्रू नहीं लग रहा है, तो इट मीन्स इसके 2 आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए देखते हैं नीचे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ए 1 एंड 2, बी 1, देखो सेकंड तो बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए, सेकंड तो इसमें आंसर में आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो सही है ना। तो जहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड हो वो आप टिक कर दीजिए, तो 1 एंड थर्ड आपका ये है। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप? बहुत औपचारिक तथा निकट, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन निकट से क्या मतलब है इसका? बहुत निकट से, है ना। तो बहुत अनौपचारिक, सॉरी, क्वाइट इनफॉर्मल एंड क्लोज, केवल कक्ष तक सीमित नहीं, सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण, बिल्कुल ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है कि फुल ऑफ हारमोनी एंड रिस्पेक्ट। क्योंकि हारमोनी का मतलब होता है, हारमोनी तो आप जानते ही होंगे ना, है ना, जो आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाए उसको हम हारमोनी बोलते हैं। ठीक, और रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, टीचर को स्टूडेंट की, स्टूडेंट को टीचर की, ऐसा नहीं कि टीचर की ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए स्टूडेंट के मन में, राइट। तो बच्चों की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, टीचर को उसका भी ध्यान देना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इसका आंसर है आपका सी, ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए भी है सी वाला। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि अ लाइव क्लासरूम सिचुएशन कुड बी लाइक, सजीव मतलब कि जहाँ पर लगे कि हाँ भाई सब एक्टिव हैं, ऐसा वाला। तो समय समय पर हंसी के फव्वारे, फाउंटेन्स ऑफ लाफ्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, नो।
संपूर्ण शांति रहे, नहीं, ये तो फिर बुरी तरह पैसिव हो जाएगी। छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो, बिल्कुल। जब टीचर और स्टूडेंट आपस में क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते रहेंगे, डाउट सेशन चलते रहेंगे, तो वहाँ पर लगेगा कि यहाँ कुछ चल रहा है क्लास के अंदर। छात्रों में जोर जोर का विवाद नहीं, ये तो आपका सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी मैं टिक कर देता हूँ, ठीक। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब कई बार आप देखा होगा कि आपको लगता है कि कोई आपका कलीग है, उसका बच्चा आपकी क्लास में पढ़ रहा है, वो कहता है बेटा वो भाई थोड़ा देख लेना करके, है ना। तो अब वो देख लेने का मतलब है कि पक्षपात करने के लिए वो कह रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? टीचर की एक क्वालिटी आपने पढ़ी होती है, टीचर शुड नॉट हैव बायसनेस। किसी भी टीचर में, शिक्षक में पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने का मतलब विचार नहीं आना चाहिए, ठीक। उसकी सहायता करने का प्रयत्न करे, नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब सहायता मतलब परीक्षा में नहीं, वैसे पढ़ाने में तो हर किसी की सहायता करनी है। मतलब कि अगर आप अपने कलीग के बच्चे की सहायता कर रहे हैं तो उतनी ही सहायता आपको उस बच्चे की भी करनी है जिसको आप जानते ही नहीं हैं, मतलब जिसके पेरेंट्स को आप जानते ही नहीं हैं। उससे कहे कि वह फिर कभी ऐसा ना कहे, बिल्कुल 20 का हो सकता है कि आप डांटें अपने कलीग को या रिलेटिव जो भी हैं। नम्रता और दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करें, बिल्कुल, ठीक है। कठोरता के साथ वहाँ से चले आने, तो ये हो सकता है आपका, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पोलाइटनेस आ जा रही है, बाकी बी, सी और डी एक ही स्टेटमेंट है, तीनों में मना ही कर रहा है वो, है ना। तो तीनों ही सही आंसर है, बट यहाँ पर सी वाले में थोड़ा पोलाइटनेस है, तो इसको हम लेके चलेंगे साथ में। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? अ स्टूडेंट विशेस टू नो whether he will perform well in a specific job. Which of the following tools will be used to predict it? ठीक है, तो कौन सा टूल आप यूज़ करेंगे बताइए, बोलिए। तो इसमें होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आप देखते होंगे ना, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पढ़ते हैं ना। एप्टीट्यूड मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, अभी योग्यता, आप में क्या योग्यता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी काफ़ी सारे और प्रश्न हैं, इनको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल आप यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि 8-9 वर्षों का अनुभव है बीएड कॉलेज में और साथ में सीटेट और नेट एजुकेशन वालों को पढ़ाने का। तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ आप लोगों से कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करेंगे, डेवलप करेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद बचे क्वेश्चन का वीडियो मैं फिर भेजता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने की वजह से वीडियोज़ फ्रिक्वेंटली नहीं अपलोड हो पा रहे हैं, ठीक है। बट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कल के एग्ज़ाम से पहले इसको आप आराम से देख करके कर सकते हैं, बट इसको देखना भी है। कई बार क्या होता है, हम वीडियो लगा देते हैं और सिर्फ सुन रहे होते हैं, तो सुनना नहीं है, देखना भी है क्वेश्चंस को, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पहले पॉज कर लें और खुद आंसर दें, देन आफ्टर उसको आप सुने। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको लाभ मिल रहा होगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।